अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट के इस क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपकी जो फाउंडेशन है टाइपस्क्रिप्ट के साथ रिएक्ट को यूज़ करने की उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगा, ताकि आप इन फ्यूचर कॉन्फिडेंटली अगर रिएक्ट को इस्तेमाल करते हुए कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाना जा रहे हैं, तो उसमें आप बजाय JSX को यूज़ करने के आप उसमें टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करें। इससे पहले मैंने एक क्रैश कोर्स टाइपस्क्रिप्ट का भी बना दिया था, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि टाइपस्क्रिप्ट में क्या-क्या फीचर्स होते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड्स की मदद से हमने उन तमाम फीचर्स को विद एग्जांपल्स देखा था। अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, तो पहले आप वो वीडियो देख लें, अगर आपका वो वीडियो नहीं देखी या फिर आपका टाइपस्क्रिप्ट के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे विद रिएक्ट और इसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसको मैंने स्लाइड्स के फॉर्मेट में क्रिएट किया है, जो कि अराउंड अबाउट 5 से 6 स्लाइड्स हैं, जिनको देख के और ईच स्लाइड विल टेक अराउंड अबाउट 5 टू 10 मिनट्स। सो अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का ये क्रैश कोर्स होगा, जिसमें मैं आप कोशिश करूँगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं टाइपस्क्रिप्ट विद रिएक्ट वो क्लियर हो जाएँ, ताकि आप कॉन्फिडेंटली इन फ्यूचर रिएक्ट को यूज़ कर सकें टाइपस्क्रिप्ट के साथ, या टाइपस्क्रिप्ट को रिएक्ट के अंदर यूज़ कर सकें। इसके अलावा इन कॉन्सेप्ट की मदद से अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पर आप रिएक्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि यू कैन यूज़ रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट। और मेरी अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट की किसी वो क्रैश कोर्स देखा है, तो उसमें भी मैंने आपको काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो वही कवर किए हैं, जो कि मोस्टली ज़रूरत होती है डेवलपमेंट के लिए। अननेसेसरी कॉन्सेप्ट्स और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की मैंने उसमें कोशिश नहीं की, बस ओवरव्यू आपका दिया है, विच विल हेल्प यू टू क्रैक योर इंटरव्यू एज वेल। सो शुरू करते हैं आज इस रिएक्ट फाउंडेशन विद टाइपस्क्रिप्ट के एडिशन को। सो इसमें हम रिएक्ट और टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं, तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि वो रिएक्ट क्या है। अब रिएक्ट जो है वो एक हमारे पास यूज़र इंटरफेस के लिए एक ऐसी लाइब्रेरी है, जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, और वो कंपोनेंट्स बेस्ड वेबसाइट होती है। अब अगर आपको आइडिया ना हो कि कंपोनेंट बेस्ड वेबसाइट और नॉर्मल वेबसाइट क्या होती है, तो आपने HTML वगैरह बनाई होंगी। मतलब HTML CSS का कॉन्सेप्ट होगा। इसमें आपको पता होगा कि जब भी आप एक एक से ज़्यादा पेजेस वाली वेबसाइट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल 5 पेजेस की एक आपने वेबसाइट प्योरली HTML में बनाई, तो HTML में हम एक टर्म यूज़ करते हैं इम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स, और उसमें दूसरा जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो है डुप्लीकेशन का। क्योंकि अगर आपने 5 पेजेस क्रिएट किए हैं, तो यू हैव टू रिपीट सर्टेन एरिया ऑफ योर HTML इन सेम पेजेस अगेन एंड अगेन। यू नीड टू डुप्लीकेट दैट। फॉर एग्जांपल हेड के अंदर सेम CSS, सेम जावास्क्रिप्ट, सेम उसके एसईओ के पर्सपेक्टिव होंगे, वो आप लाजमी ऐड करेंगे। फिर अगर बॉडी की बात करें, तो अगर आपके पास हेडर है जो कि थ्रू आउट तमाम पेजेस में सेव है, तो HTML के अंदर हमें वो डुप्लीकेट करना पड़ा करेगा हर पेज के लिए। और अगर हमें चेंज करना है एक जगह पे मेन्यू को, जो कि शो हो तमाम जगह पर, तो हमें क्या करना पड़ता था, वो तमाम जगहों पर उन तमाम पेजेस पे जाकर उसको चेंज करना पड़ता था। इसी तरीके से जो जावास्क्रिप्ट, जो ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट है, दैट इज़ कॉल्ड इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग में जो है वो आप लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है, क्रिएट करते हैं आप लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, के पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर जो ये होगा। तो वो जो स्टेप्स आप क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। PHP भी जो है वो सम व्हाट जो है वो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग में ही आती है। इसी तरीके से जो प्योर जावास्क्रिप्ट है, उसको भी हम इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग में ही लेकर आते हैं। उसके बाद दूसरी जो टाइप की होती है प्रोग्रामिंग, वो होती है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में आप कंसर्न नहीं होता कि फ्लो क्या होगा, दैट विल बी हैंडल बाय द कंपाइलर और ट्रांसपाइलर बाय इटसेल्फ। आपको जस्ट अपने जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो लॉजिक है, वो आपको आपकी बिल्ड करनी होती है। ठीक है? तो ये 2 टर्म्स नॉर्मली बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती हैं इंटरव्यूज़ में। मैं इम्पेरेटिव, स्पेशली जब आप JS का इंटरव्यू देते हैं, तो उसमें पूछा जाता है कि इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग्स क्या होती हैं, या कितनी किस्म की प्रोग्रामिंग टाइप्स होती हैं। सो इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास 2 किस्म की होती हैं, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। सो जो रिएक्ट है वो एक डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, मतलब उसकी मदद से हम डिक्लेयर करते हैं, चीज़ों को बनाते जाते हैं, तो इट विल बी हैंडल
थ्रू द वर्चुअल डॉम ऑटोमेटिकली। अब डॉम के बारे में भी बात करेंगे और वर्चुअल डॉम को भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सी एग्जाम्पल है, जो कि अगर आप जावा रिएक्ट आती है आपको तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि एक हम डिफ़ॉल्ट फंक्शन जो है वो हेडर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इस हेडर को हम कितने भी पेजेस हों वहाँ पर जस्ट हमने इस हेडर को इंपोर्ट करके यूज़ करना है एंड वी आर गुड टू गो। अगर एक जगह हम हेडर में कोई चीज़ चेंज करेंगे तो इट विल रिफ्लेक्ट एवरीवेयर ऑन द page. So, React is a UI library for building components, and React fit very well in modern web apps. इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि हमारे पास रिएक्ट नेटिव भी है, जिसकी मदद से हम हाइब्रिड मोबाइल ऐप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ शॉर्ट इंट्रो फॉर रिएक्ट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है कि रेंडरिंग यूज़र इंटरफेसेस को शॉर्ट फॉर्म में यूआई भी कहा जाता है। सो इसमें सबसे पहले जो चीज़ समझने वाली है कि ब्राउज़र किस तरीके से रेंडर करता है एचटीएमएल को डोम के अंदर। सो बेसिकली जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे जो ब्राउज़र है उसको सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल या जावास्क्रिप्ट कोड चाहिए, जिस जो कि वो ट्रांसपाइल कर सकता है, जिसको रीड कर सकता है, जिसको समझ सकता है। एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट के अलावा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो वो ब्राउज़र डायरेक्टली नहीं समझ सकता। इवन टाइप स्क्रिप्ट को भी ब्राउज़र डायरेक्टली समझ नहीं सकता। इसलिए उसमें टीएससी की कमांड हम यूज़ करते हैं, जो कि टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर है। वो कंपाइल करता है टाइप स्क्रिप्ट के कोड को इनटू जावास्क्रिप्ट, फिर ही ब्राउज़र हमारा उस को समझ सकता है। नोड जेएस इज़ अ सेपरेट कॉन्सेप्ट। नोड जेएस कैन रीड टाइप स्क्रिप्ट। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्राउज़र की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने जो भी एप्लीकेशन रिएक्ट में बनानी है या किसी भी एप्लीकेशन में जब बनानी है, पीएचपी में बनानी है, नोड में बनानी है, या फिर आपने यूं कह लो कि पाइथन में बनानी है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको मस्ट उसको किसी न किसी तरीके से एचटीएमएल में कन्वर्ट करना है। अगर आप एचटीएमएल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो आपको ब्राउज़र रेंडर करके वो चीज़ नहीं देगा, या फिर वो डाउनलोड करेगा। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप एक पीएचपी की फ़ाइल बनाएं, उसको कोई भी नाम दें और डायरेक्टली उस पीएचपी फाइल को एक्सेस करें ब्राउज़र के अंदर, तो देखेंगे या तो वो फाइल डाउनलोड होगी, या वो एज़ इट इज़ जो भी उसके अंदर कोड लिखा हुआ है वो एज़ इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। सो वो मतलब इंटेंशनली वो चीज़ आपको नहीं देगा जो आपको आउटपुट चाहिए, बल्कि वही फाइल का कोड आपको ओपन करके दे देगा। तो इसलिए हमें जो है वो जब भी ब्राउज़र को रिक्वेस्ट करनी है, तो ब्राउज़र में जो सर्वर होता है, अगर हम सपोज़ एचटीएमएल का सर्वर यूज़ करें तो अपाची या एनजिंक्स ऑटोमेटिकली उस कोड को इनटू रेंडर करता है इनटू एचटीएमएल। लेकिन अगर हमारा पीएचपी का कोड है, मतलब पीएचपी की फ़ाइल है, तो जो एनजिंक्स या अपाची सर्वर है वो उसको हैंडल नहीं करेगा। पहले पहले उसको कंपाइल किया जाएगा पीएचपी के ट्रांसपाइलर या कंपाइलर की मदद से या इंटरप्रेटर की मदद से। उसको एचटीएमएल के जितना भी उसका पीएचपी का कोड है उसको एचटीएमएल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर वो एडिशन हो रहा है तो एडिशन करके जो रिजल्ट आएगा वो हमें मिलेगा। इसी तरीके से कोई स्ट्रिंग है तो उसको प्रॉपर्ली उस एचटीएमएल टैग के साथ फॉर्मेट करके वो पहले कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जो एनजिंग सर्वर है या फिर आपका जो भी सर्वर है, अपाची सर्वर है, तो वो उसको फिर एज इट इज़ आपके सर्वर से लेकर ब्राउज़र में रेंडर कर देगा, और वो चीज़ आपको फ्रंट एंड पर डिस्प्ले हो जाती है। अब जो डोम है बेसिकली जब भी ब्राउज़र रेंडर करता है तो एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनाता है, जिसको कहते हैं द हायरार्की ऑफ द एचटीएमएल के उसकी हायरार्की कैसे बनती है। सो यहाँ पर अगर मैं आपको इमेजेस में यहाँ पर दिखाऊं, मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और यहाँ पर मैं इमेजेस डॉट गूगल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डोम। सिंपल मैंने डोम लिखा, तो ये देखिए यहाँ पर हमें काफ़ी सारी एग्जांपल मिल जाएंगी। जैसे ये इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। सो एचटीएमएल डोम ऑब्जेक्ट मॉडल है, ये देखिए। ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेते हैं। सो इसको जूम इन करता हूँ मैं, अगर तो ये देखिए ये हमारे पास सबसे पहले हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है, मतलब जो फाइल है जिसको हम ओपन करें, अबाउट डॉट एच टी एम एल है, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल जो भी है वो फाइल है। फिर उसके बाद वो उसको रीड करता है उसके एलिमेंट एच टी एम एल को। एच टी एम एल अगर अवेलेबल होता है तो फिर उसके बाद उसके हेड और बॉडी को रीड करता है। हेड वाले कंटेंट को वो डिस्प्ले नहीं करता, फाइल टाइटल वाले उसको टैग को, जो कि ब्राउज़र के उसमें डिस्प्ले होता है ब्राउज़र के टाइटल बार में। फिर वो बॉडी के एचटीएमएल एलिमेंट्स को देखते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो हेड के एलिमेंट भी हैं, जैसे उसमें टाइटल है, लिंक है और एचरेफ है, और उसके बाद माई टाइटल टेक्स्ट। इसमें अच्छा एलिमेंट में टाइटल है, टाइटल में माई टाइटल है।
तो इसी तरीके से बॉडी के अंदर भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ हाउ ब्राउज़र ट्रैवर्स योर HTML पेज। सो ये जो चीज़ें बन रही हैं कि HTML उसने टैग HTML को सर्च किया, बॉडी को फाइंड किया, हेड को फाइंड किया, इमेज को टैग को फाइंड किया, पी टैग को फाइंड किया, लिंक को फाइंड, ये सारी जो फाइंडिंग्स ब्राउज़र करता है, इनका एक वो स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर को डोम कहा जाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, इनको एज एन ऑब्जेक्ट लेता है, उनका मॉडल किस तरीके से बनाता है, उसको पता है कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के अंदर आता है। जैसे उसको पता है कि हेड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनको डिस्प्ले नहीं करना, जो उसमें ऐड किए जा रहे हैं। इसी तरह बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनको डिस्प्ले करना है। तो इसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो ब्राउज़र को ऑटोमेटिकली ये चीज़ें पता होती है, हमें इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। इसके बाद है JSX। JSX एक न्यू टर्मिनोलॉजी है कि जो कि यूज़ की गई है, आप यूँ समझ लें, रिएक्ट के इंट्रोडक्शन के बाद। तो JSX इज़ बेसिकली एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट, जिसमें हम HTML को डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब ज़ाहिरी बात है, अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली HTML को यूज़ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट तो इट विल नॉट वर्क, नेवर एवर इट विल वर्क। क्योंकि वो कंप्लेन करना शुरू कर देगा आपको जो ब्राउज़र है कि भाई ये मेरे साथ क्या कर रहे हो, क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, तो वो कंप्लेन करेगा। तो JSX बेसिकली क्या करता है कि आपके जावास्क्रिप्ट और HTML को ट्रांसपाइल करता है खुद, और इसको कन्वर्ट करता है HTML को HTML में, जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में। और एट द एंड ऑफ द डे उस जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमने कोई HTML यूज़ किया है तो उसको वो रेंडर करेगा प्रॉपरली HTML के फॉर्मेट में। इसकी मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर कि ये किस तरीके से काम करता है। फिर उसके बाद है क्लाइंट वर्सेस सर्वर रेंडरिंग कॉन्सेप्ट। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब आपका रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को तो वो एक HTML डोम आपको बना के देता है। उसके बाद उसको कहा जाता है सर्वर रेंडरिंग, ठीक है? कि जब आपने रिक्वेस्ट की सर्वर से कि www.example.com, तो उसका जो भी कंटेंट है जब आपके पास आया तो दैट इज़ कॉल्ड सर्वर रेंडरिंग। सर्वर ने कोई चीज़ रेंडर करके आपको ब्राउज़र के अंदर दे दी। उसके बाद आती है दूसरा कंसेप्ट होता है क्लाइंट रेंडरिंग का। क्लाइंट रेंडरिंग ये होती है कि अब आपके पास चूँकि वो डोम आ गया है तो आप उस डोम को मैनिपुलेट कर सकते हैं जिस तरीके से भी मैनिपुलेट करना चाहें, विदाउट सेंडिंग अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर अगेन अनटिल अनलेस इट इज़ नेसेसरी। मतलब उसके बाद आपको रिक्वेस्ट सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती सर्वर को, आप सारा काम उस डोम को मैनिपुलेट करके करते हैं, जिसको कहा जाता है कि आप अपने एप्लीकेशन के अंदर इंटरेक्टिविटी ला रहे हैं। जैसे आप बटन पर हॉवर करते हैं तो एक हॉवर का इफेक्ट लगाया, या आपने HTML किसी भी स्क्रॉल किया है तो स्क्रॉल के साथ कोई एनिमेशन चली है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन क्लाइंट साइड रेंडरिंग। इट हैज़ नथिंग टू डू विद सर्वर साइड रेंडरिंग। अब जो भी हो रहा है वो आपके ब्राउज़र के अंदर हो रहा है, क्लाइंट साइड पर हो रहा है, कोई कुछ भी सर्वर साइड पर नहीं हो रहा अनटिल अनलेस कि आप एक दोबारा से कोई रिक्वेस्ट सेंड करें। सो दिस इज कॉल्ड क्लाइंट वर्सेस सर्वर रेंडरिंग कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर एक मैंने टाइप स्क्रिप्ट की एग्जांपल आपको दी है कि टाइप स्क्रिप्ट को किस तरीके से रिएक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। कि हमारे पास एक ग्रीटिंग का फंक्शन है जो कि एक पैरामीटर लेता है जो कि नाम है, और उस नाम की हमने टाइप डिफाइन कर दिया है स्ट्रिंग। फिर हमने सिंपली एक H1 टैग रिटर्न किया। अब ये देखिए हमने यहाँ पर H1 टैग लिखा है। सो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ऐसा नहीं लिख सकते अगर हम सिंपल जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें JSX का ब्रिज करना पड़ता है, और JSX का ब्रिज हम यूज़ कर सकते हैं एक लाइब्रेरी की मदद से जो कि है बेबल लाइब्रेरी। सो बेबल लाइब्रेरी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ ट्रांसलेटिंग या ट्रांसक्राइबिंग योर JSX कोड इनटू जावास्क्रिप्ट, और ये फीचर बिल्ट इन होता है रिएक्ट के अंदर, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप रिएक्ट को CDN के थ्रू यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बेबल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर आप एप्लीकेशन जैसे वीट को यूज़ कर रहे हैं या आप क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज़ कर रहे हैं, तो इन दैट केस इट इज़ बिल्ट इन इनसाइड योर रिएक्ट, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कन्वर्जन फ्रॉम JSX टू JS। तो इस तरीके से हम जो है वो रेंडर करते हैं यूज़र इंटरफेसेस को। इसके एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर दे दूँ आपको, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने एक वीट की मदद से एक सर्वर एक कोड क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। एक टाइप स्क्रिप्ट सॉरी एक यूं कह लो कि एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ टाइप स्क्रिप्ट, और उसको
यहाँ पर रन किया है। अब इसमें टाइपस्क्रिप्ट में जितनी भी फाइल्स होंगी जो कुछ ना कुछ JSX रिटर्न करेंगी, तो उनकी जो एक्सटेंशन होगी वो यहाँ पर आप देख लीजिए TSX होगी। और जो फाइल्स कुछ भी रिटर्न नहीं करती, जैसे वो कोई आपको JSX रिटर्न नहीं कर रही, तो उनकी जो एक्सटेंशन होगी वो नॉर्मली हम TS रखते हैं। वो आगे चल के हम देखते हैं कि कैसे कब TS बनाते हैं, कब TSX बनाते हैं। सो ये दो फाइल्स एक्सटेंशन होती हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं तो JS और JSX को यूज़ करते हैं, और अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो दो फाइल्स एक्सटेंशन TS और TSX को यूज़ करते हैं। अब एक और चीज़ आपने देखी होगी यहाँ पे वियर्ड लुकिंग, वो ये है कि जब मेन डॉट TSX फाइल लोड होती है तो उसमें यहाँ पर जब क्रिएट रूट का मेथड कॉल होता है, तो यहाँ पर एक एक्सक्लेमेनेशन साइन यूज़ होता है। सो एक्सक्लेमेनेशन साइन ये रिप्रेजेंट करता है, ये सिर्फ और सिर्फ आप टाइपस्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो यू डोंट नीड टू यूज़ दिस एक्सक्लेमेनेशन साइन। यहाँ पर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैं उसको बता रहा हूँ टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर को कि ये ना तो कोई अनडिफाइंड एलिमेंट है, ना ही कोई नल एलिमेंट है। आई नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ एंड व्हाट इट विल रिटर्न, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस वन। सो बेसिकली मैं उसको बता रहा हूँ कि इसके बारे में तुम परेशान ना हो, इसलिए मैंने इसको जो भी ज़रूरी था वो मैंने कर लिया है। तुम इसको एज़ इट इज़ ले लो, तो वो ऑटोमेटिकली इसको एज़ इट इज़ ले लेगा और हमारी जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐड नहीं करता, तो ये देखिए जो टाइपस्क्रिप्ट है वो हमें कंप्लेन करना शुरू कर देगी कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप HTML एलिमेंट और नल इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप कंटेनर। कंटेनर यहाँ पर हमारे पास है क्रिएट रूट, ये है एक फंक्शन है, तो इसको हम ये असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये कह रहा है कि इज नॉट असाइनेबल टाइप, नल इज नॉट असाइनेबल टू द टाइप। सो इधर ये नल है और ये HTML एलिमेंट है, तो इज नॉट असाइनेबल टू इस पैरामीटर। सो सिंपली हम ये करते हैं कि यहाँ पर ये वाला साइन यूज़ कर देते हैं और उसे कहते हैं भाई लेट इट टू बी लाइक दिस। ये मुझे पता है ये क्या चीज़ है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू what it is doing or let it to be go to create root, तो it will automatically render। तो ये हमारे पास है बेसिक कॉन्सेप्ट यूजिंग द बेसिक। ये पहला हमारा जो कोड है, ये वाला एक्सक्लेमेशन साइन इज द फर्स्ट कोड जो हमने टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करते हुए रिएक्ट के अंदर यूज़ किया है। दूसरा, यहाँ पर हमने ऐप डॉट TSX को इम्पोर्ट किया है। नॉर्मली हम ऐप डॉट JSX को इम्पोर्ट करते हैं, बट यहाँ पर हमने ऐप डॉट TSX फाइल को इम्पोर्ट किया है, क्योंकि हम जो है वो अब टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली इनको ट्रांसपाइल करेगा इनटू JSX एंड देन इट विल बी रेंडर्ड हियर इन द ब्राउज़र। यहाँ पर ये इस तरीके से रेंडर हो जाएगा। So this is how the rendering work in TypeScript, sorry, in React. So whether आप React JS यूज़ कर रहे हैं या React TS यूज़ कर रहे हैं TypeScript, it will work same. So this is the concept of rendering user interfaces in React, either using JS or TSX. अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कि बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस विद कंपोनेंट्स। अब जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि कंपोनेंट्स का पर्पस क्या होता है, कि कंपोनेंट हमारे पास रीयूजेबल यूज़र इंटरफेसेस बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। रीयूजेबल का मतलब है कि अगर हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं तो उसको मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वह कंपोजिशन ओवर डुप्लीकेशन। कंपोजिशन का मतलब ये है कि हम एक कंपोनेंट को एक दफ़ा क्रिएट करते हैं, देन वी यूज़ इट एवरीवेयर वेयर एवर वी नीड इट, ठीक है, एनीवेयर वी नीड इट। और डुप्लीकेशन का मतलब है कि जैसे मैंने HTML की एग्जांपल दी थी आपको, कि हमें HTML अगर 5 पेजेस बनाए हैं तो वी हैव टू क्रिएट 5 डिफरेंट हेड्स, उनमें सेम कोड होगा, सेम डुप्लीकेशन होगी। इसी तरह अगर हम एक नैव बार बनाते हैं, एक नैव बार हमें होम पेज पे रखी है और बाकी जगह पर भी उसी नैव बार को हमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा। सो ये चीज़ जो है ये ओवरकम हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है रिएक्ट के अंदर, और हम एक कंपोनेंट हेडर का या नैव बार का बनाते हैं और उसको थ्रू जितने भी हमने पेजेस क्रिएट किए हैं उन सब में उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिशन ओवर डुप्लीकेशन। सो रिएक्ट हमें ये फीचर कंपोजिशन का प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से हम डुप्लीकेशन को ओवरराइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद चूंकि हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना सकते हैं उनको। सो उनकी मदद से, मतलब प्रेफर स्मॉल फोकस्ड कंपोनेंट। तो हम जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें पता है कि हमारी एप्लीकेशन में मल्टीपल जगह पर मल्टीपल टाइम यूज़ होंगे, तो उनको ही हम जो है वो प्रेफर करते हैं टू क्रिएट स्मॉल फोकस्ड कंपोनेंट। कि बड़े बड़े कंपोनेंट्स बनाने की ज़रूरत है कि आप एक
सपोज एक आप हेडर का कंपोनेंट बनाएं, उस हेडर के अंदर आप नैव भी ऐड कर दें, उस हेडर के अंदर आप बैकग्राउंड इमेज भी लगा दें उसको, फिर पूरा वो एक हाइट विड्थ वगैरह सारी दे दें। आप नैव बार का अलग से कंपोनेंट बनाएंगे, हीरो हेडर का अलग से कंपोनेंट बनाएंगे, फिर उस हीरो हेडर के अंदर नैव बार को लगा देंगे। क्योंकि सम टाइम ये होता है कि सर्टन प्लेसेस पर हमें सिर्फ नैव बार चाहिए, या सर्टन जैसे कोई लैंडिंग पेज है जिसमें हमें नेविगेशन की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली जो लैंडिंग पेजेस होते हैं उसमें नैव बार नहीं होती, उसमें सेक्शंस होते हैं जो आप स्क्रॉल करते हैं। सो उस जगह पर हम अब अगर उस हीरो हेडर को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर हमने नैव बार उसके अंदर इंक्लूड की हुई है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन हम ये नहीं चाहते, तो इसलिए हमेशा फोकस्ड कंपोनेंट्स बनाते हैं कि जिनकी हमें जिस जगह पर ज़रूरत हो वहाँ पर हम उनको यूज़ कर लें। अगर किसी जगह पर हमें हेडर के अंदर नैव बार चाहिए, सो डेफिनेटली हम उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ चिल्ड्रन प्रॉप्स। तो यहाँ पर एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दी है, एक बटन क्रिएट किया है, और यहाँ पर अगर आप गौर करें कि ये टाइप स्क्रिप्ट की एग्जांपल है। इसमें हमने सबसे पहले उसकी टाइप डिफाइन किया कि टाइप हमारे पास है बटन की प्रॉप्स, जिसमें हम एक सिर्फ लेबल देंगे स्ट्रिंग, और एक ऑन क्लिक देंगे। वो हो सकता है कि ऑन क्लिक का इवेंट दें या ना दें, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप देखें, ये क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है। ये या तो हम पास करेंगे या नहीं, या इसका कोई डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होगा। तो इसके बाद हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फंक्शन बटन, फिर उसके बाद लेबल, फिर उसके बाद ऑन क्लिक, फिर बटन की प्रॉप्स उसको पास कर रहे हैं, और फिर रिटर्न कर रहे हैं बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू ऑन क्लिक, और लेबल को लेबल पास कर रहे हैं। सो इट मीन्स जो भी लेबल वैल्यू हम पास करेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, और जो भी ऑन क्लिक का इवेंट हम लिखेंगे जहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जहाँ पर हम इस कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं, उसमें अंदर जो भी हम ऑन क्लिक के साथ हम जो भी फंक्शन लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ आकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी बिल्ड यूआई कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डिस्प्लेइंग डाटा विद प्रॉप्स। अब सम टाइम हमें कुछ डाटा डिस्प्ले करवाना होता है, तो उसमें भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं प्रॉप्स के अंदर डाटा को। तो प्रॉप्स पास डाटा टॉप डाउन, प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने प्रॉप को ही यूज़ किया था जब हमने बटन क्रिएट किया था, तो यहाँ पर भी हम प्रॉप्स को ही यूज़ करें। सो यूज़ इंटरफेसेस टू टाइप प्रॉप्स इन टाइपस्क्रिप्ट। अब आप इंटरफेस को यूज़ करें या टाइप को यूज़ करें, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में टाइप कीवर्ड को यूज़ किया, यहाँ पर हम इंटरफेस को यूज़ करें, द पर्पस इज सेम। यहाँ पर भी वही काम हो रहा है कि टाइटल हम यहाँ पर पास करें। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि मैंने टाइटल के आगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मेंशन किया है और इसको एक स्ट्रिंग की डाटा टाइप दे दिया है, लेकिन यहाँ पर हमने टाइटल को एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे दिया है। ये इसलिए है कि इस फंक्शन के अंदर इस टाइटल को अगर कोई वैल्यू पास नहीं होती ऑप्शन आर्गुमेंट के साथ, तो वो इसको एज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा, और यहाँ पर हम उसके हेडर प्रॉप्स पास कर देंगे, और फिर सिंपली इस टाइटल को हम कॉल कर लेते हैं, रिटर्न कर देते हैं। अब होगा ये कि अगर हमने कोई भी टाइटल प्रॉप नहीं दी इस हेडर को, तो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट जो है वो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। सो इस तरीके से हम जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं प्रॉप्स को। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली हैं कि प्रॉप्स पास डाटा टॉप डाउन। मतलब जब हम प्रॉप्स के थ्रू डाटा पास करते हैं वो पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट्स की तरफ आता है। कभी भी प्रॉप्स के थ्रू हम चाइल्ड कंपोनेंट का डाटा पेरेंट कंपोनेंट को पास नहीं कर सकते, उसके लिए अनदर टेक्निक यूज़ होती है। इसके बाद अलावा यूज़ इंटरफेस टू टाइप प्रॉप्स इन टाइपस्क्रिप्ट। अब यूज़ टाइप इंटरफेस करें या टाइप करें, इट इज़ ऑल अप टू यू। अगर सिंपल वर्जन है तो आप इंटरफेस को भी यूज़ कर सकते हैं और टाइप कीवर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। सो इन सम सिचुएशंस इज इट इज़ पॉसिबल टू चेंज देम इंटरचेंजेबली। दूसरा ये है कि यहाँ पर मैं हर एग्जांपल में ये क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं आपको जब प्रैक्टिकली करूँगा तो मैं उसको दिखाऊंगा कि उसके लिए आप एक अलग से टीएस फाइल क्रिएट कर लें और उसके अंदर तमाम को डिफाइन कर लें एक ही दफ़ा जब आपको प्रोजेक्ट का पता है। तीसरी चीज़ है लिस्ट रिक्वायर यूनिक कीज़। अगर आपके पास एरेज हैं, लिस्ट्स हैं, तो अगर आप उनको डिस्प्ले करवा रहे हैं किसी लूप के थ्रू, चाहे मैप मेथड के थ्रू करवा रहे हैं, चाहे फॉर लूप के थ्रू करा रहे हैं, तो इन दैट केस आपको एक की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी ताकि वो एक यूनिक इंटरफेस बन जाए। ठीक है, तो ये तीन चार जो चीज़ें हैं डिस्प्लेइंग प्रॉप डाटा विद प्रॉप्स, इसको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इंटरेक्टिविटी की, कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, स्पेशली रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेक्टिविटी लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ हुक्स हैं जो यूज़ करते हैं। इनमें वन ऑफ दोज हुक इज़ यूज़ स्टेट। इसके अलावा भी यूज़ इफ़ेक्ट हुक भी है हमारे पास। तो लेकिन मोस्टली जो इंटरेक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं वो होती है स्टेट हुक, जिसको हम यूज़ स्टेट कहते हैं। सो यूज़ स्टेट एंड इवेंट हैंडलर्स
declare types of for state and events, lift state up when needed. सो बेसिकली हम जो है वो यूज स्टेट को यूज़ करते हैं विद इवेंट हैंडलर। फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक इवेंट हुआ है, ऑन मोस्ट ओवर इवेंट कर हुआ है, तो उसमें जो भी हमने प्रोसीजर को डाटा वगैरह स्टोर करना है, मैनिपुलेट करना है, तो उसको हम जो है वो यूज स्टेट हुक की मदद से परफॉर्म करते हैं। सो इसके अलावा इसकी हमें डिक्लेयर करनी पड़ती है टाइप फॉर स्टेट एंड इवेंट्स, ताकि हमें पता हो कि क्या चीज़ हमने इसको पास करनी है और वो क्या चीज़ हमें मिलेगी रिटर्न में। फिर इसके बाद हम सेट स्टेट की मदद से उसको अपग्रेड या डाउनग्रेड जो भी इस पे प्रोसेस परफॉर्म करना हो, हम वो सेट स्टेट की मदद से कर लेते हैं। तो बेसिकली यूज स्टेट हमें दो वैल्यूज़ प्रोवाइड करती है। पर एक होता है उसमें प्रॉपर्टी और एक होते हैं उसमें मेथड, या एक होता है उसमें वेरिएबल और एक उसमें होता है फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। तो उस वेरिएबल में वैल्यू सेव होती है और कॉल बैक फंक्शन उस वैल्यू को मैनिपुलेट करता है, अपडेट करता है, या जो भी उस पर फंक्शन हमने परफॉर्म करना हो इंटरेक्टिविटी के लिए, वो परफॉर्म करता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल के अंदर, यहाँ पे हमने एक काउंटर ऐप लगाई हुई है, वो देखिए यहाँ पर इसको हम क्लिक कर रहे हैं तो ये एक इंटरेक्टिविटी परफॉर्म हो रही है यूज स्टेट की मदद से। सो अगर आप जावास्क्रिप्ट के साथ टाइप्स रिएक्ट को यूज़ करते हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया ज़रूर होगा। ओके, तो ये है हमारे पास एडिंग इंटरेक्टिविटी विद स्टेट। और टाइप स्क्रिप्ट के साथ जब हम काम करेंगे तो हमें डेफिनेटली उसकी टाइप भी डिफाइन करनी होगी। अगर आपके पास वो प्रिमिटिव डाटा टाइप है तो वो डायरेक्टली आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कस्टम डाटा टाइप है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उनको हम डिफाइन करते हैं एक सेपरेट फाइल में। वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ, यानी रिएक्ट एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। ओके जी, ये लास्ट स्टेप है हमारा स्लाइड्स का। इसके बाद हम प्रैक्टिकली बढ़ेंगे अपने एप्लीकेशन की तरफ। सो कॉमन टाइप स्क्रिप्ट टिप्स क्या हैं? प्रेफर इंटरफेस स्लैश टाइप्स फॉर प्रॉप्स एंड स्टेट। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि जब भी आप कहीं पर भी प्रॉप्स को पास करें या आप स्टेट को यूज़ करें, वहाँ पर उसकी टाइप ज़रूर डिफाइन करें अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? आप वो अगर आप उसको ऑटोमेटिक इंटरफेयर पे इन्फेरियर पे रखेंगे, मतलब वो ऑटोमेटिकली गेस करे, देन उसको कोई ना कोई वैल्यू आप ज़रूर पास करें। टाइप रेफ्स इवेंट्स एंड एसिंक रिटर्न्स। सो ये आपके जो टाइप होते हैं ये आपके रेफरेंसेस वगैरह को, इवेंट्स को जो है, और एसिंक्स रिटर्न को प्रॉपरली हैंडल करते हैं। ठीक है? सो एनेबल स्ट्रिक्ट इन टी एस कन्फिग फॉर बेस्ट सेफ्टी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब हम रिएक्ट की एप्लीकेशन विद टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली टी एस डॉट कन्फिग में जो है ये इनेबल हो जाता है कि स्ट्रिक्ट मोड ट्रू होता है। तो इसको रखना भी ट्रू ज़रूरी है ताकि आपको जो सेफ्टी है, टाइप सेफ्टी है, वो अच्छे तरीके से समझ आए और जो आपका एडिटर है वो आपको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया एज एन एग्जांपल ऑन चेंज। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि अगर आप जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ करते हैं तो ई को यूज़ करते हैं नॉर्मली, दिस इज़ कॉल्ड इवेंट, और हम ई ही लिखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लिखते, और डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर देते हैं अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में हमें बताना पड़ेगा कि ये रिएक्ट का एक कोई चेंज इवेंट परफॉर्म हो रहा है जो कि एक एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट को, उससे कुछ डाटा ले रहा है। तो उसके बाद उसको हम फिर जो है वो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की मदद से फिर डिस्प्ले कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप एक टेक्स्ट बॉक्स में अगर कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आप जैसे जैसे चेंज करेंगे तो वो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को डिस्प्ले करता रहेगा। इसके अलावा असिंक फंक्शन जो है वो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं फेच डाटा के साथ। तो यहाँ पर हमने उसको बताया है कि ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा और उस प्रॉमिस के अंदर मेरा डाटा होगा जिसकी ये टाइप होगी। मतलब जब प्रॉमिस, हमारे पास दो स्टेट्स होती है, रिजेक्टेड या फिर एक्सेप्टेड। ठीक है? वो प्रॉमिस या तो प्रूव हो जाता है या फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। जब वो प्रूव हो जाता है तो वो एक डाटा रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हम ये उसको डिफाइन करके दे रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास वो डाटा कौन सी टाइप का होगा, उसमें कौन कौन सी एरेज होंगी, एरेज ऑफ फील्ड होगी। माई डाटा का हम अब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको जब एरे का सिंबल देंगे तो इसका मतलब है कि एरे ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो ये कॉमन टाइप स्क्रिप्ट की टिप्स हैं। जब हम टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं तो इसको हम यूज़ करते हैं जब भी हम फैच करेंगे डाटा को। अगर हमने कस्टम फंक्शन बनाया हुआ है जो कि फैच कर रहा है डाटा को, तो वो अगर प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो हम इस तरीके से उसको प्रॉमिस रिटर्न करवाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको टिप्स हैं, इनको आप जहन में रखिएगा जब हम टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट लिख या टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे रिएक्ट के अंदर प्रैक्टिकली। ओके, तो अब हमारा जो प्रोसेस है वो स्लाइड्स वाला ख़त्म हो चुका है। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके इन चीज़ों को देखते हैं। जो कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस किए हैं
वो सारे के सारे हम इनको कवर करेंगे अपने इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में। तो देखिए मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट की है विद द हेल्प ऑफ वीट। तो एनपीएम मैंने क्या यूज़ किया, एनपीएम यूज़ किया, आप एनपीएम भी यूज़ कर सकते हैं। सो क्रिएट वीट एट लेटेस्ट लिखेंगे तो उसके बाद वो आपको एप्लीकेशन बनाकर दे देगा, और ये उसका एक स्केलेटन है। आप खुद उसको ट्राई कर लीजिएगा, आपको जावास्क्रिप्ट का एक्सपीरियंस है तो आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेंगे। ओके, तो यहाँ पर अब चीज़ क्या है जो समझने वाली ये है कि हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट को भी लिख सकते हैं। ब्यूटी ब्यूटी इज़ दैट कि अगर आप जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज वगैरह उसमें इंस्टॉल नहीं होंगी। लेकिन अगर आप टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप उसमें कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हैं JSX कंपोनेंट्स को भी। अगर आप किसी कंपोनेंट को मॉडिफाई नहीं करना चाह रहे तो आप उसमें JSX को भी यूज़ कर सकते हैं, बट डेफिनेटली इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक। सो इट इज़ अ मस्ट कि आप टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करें अब रिएक्ट के साथ। अगर आपने मेरी स्लाइड्स को अच्छे तरीके से देख लिया, समझ लिया, तो आप भी अब कॉन्फिडेंटली इन फ्यूचर जब भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसको टाइप स्क्रिप्ट के साथ ही क्रिएट करिएगा या करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो मैंने आपको चीज़ समझाई थी वो ये थी कि जब हम यहाँ पर पहला जो चीज़ हमने देखी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर वो ये एक्सक्लेमेशन साइन है। ये एक्सक्लेमेशन साइन आपको जावास्क्रिप्ट में देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा टाइप स्क्रिप्ट के साथ। तो ये हमें ये बता रहा है कि तो जो टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर है उसको बता रहा है कि यहाँ पर इस चीज़ के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि ये ना ही नल है और ना ही कोई और चीज़ है। इट इज़ अ प्योरली वैलिड कोड, और इस बारे में मैं जानता हूँ, लिहाजा तुम परेशान मत हो इस बारे में। तो ये एक्सक्लेमेशन साइन हम इसलिए लगाते हैं, अक्सर जगहों पर हम इसको यूज़ करते हैं जब ऐसी चीज़ हम इनपुट कर रहे हो जिसके बारे में टाइप स्क्रिप्ट कंप्लेन करना शुरू कर दे कि भाई ये वैल्यू तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, ये क्या चीज़ है। तो वहाँ पर आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब डिफरेंस देखिएगा ऐप डॉट टी एस एक्स और ऐप डॉट जे एस एक्स के साथ। यहाँ पर मैं ऐप डॉट टी एस एक्स में आ रहा हूँ, ये वाली फ़ाइल है। अब ये फ़ाइल क्या करती है, इसमें एक काउंटर की ऐप बनी हुई है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने यूज़ स्टेट हुक को यूज़ किया और उसके अंदर ज़ीरो पास कर दी है। ज़ीरो का मतलब अब ऑटोमेटिकली इनफेयर हो गया है कि यूज़ स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, इस काउंट वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो एक नंबर होगा, नंबर के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। और इसको आप बूलियन भी कह सकते हैं। नॉर्मली ज़ीरो को जो है वो ट्रू फॉल्स में भी लिया जाता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ट्रू और फॉल्स कीवर्ड्स मौजूद है। तो ये ज़ीरो का मतलब है कि ये जो यूज़ स्टेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी टाइप जो ऑटोमेटिकली इन्फेयर हो गई है कि ये एक नंबर है। लेकिन क्या हो अगर ये एम्प्टी हो, जैसे ही मैंने इसको एम्प्टी दिया, कोई इसको वैल्यू नहीं दी, फर्स्ट कंप्लेन किया टाइप स्क्रिप्ट ने कि यहाँ पर ये जो काउंट का वेरिएबल है ये इज़ पॉसिबली अनडिफाइंड है। अब ये अनडिफाइंड को हम +1 तो कर नहीं सकते, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र के अंदर आता हूँ। ब्राउज़र के अंदर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, और यहाँ पर जैसे ही मैंने प्रेस किया, यहाँ पर NAN यहाँ पर आया। ये जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता, और जावास्क्रिप्ट में आप देखिएगा कि ये कोई कंप्लेन नहीं करेगा इस बारे में। तो पहली चीज़ ये है कि काउंट इज़ नॉट अ नंबर। तो नॉट अ नंबर इज़ अ नंबर टाइप। ज़हन में रखिएगा कि नैन की जो डाटा टाइप होती है वो नंबर होती है। तो उसने यहाँ पर नैन डिस्प्ले कर दिया। अब जितना भी आप क्लिक करते रहेंगे इट विल नॉट गो। आप क्लिक करते रहे, और यहीं पर अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ खास चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि नैन इज़ अ टाइप ऑफ नंबर। नैन इज़ अ नंबर, सो इट इज़ नॉट एन एरर। सो इसको डिबग करना आपके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट पे देखिए, जैसे ही मैंने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दिया तो इसने कह दिया कि काउंट+1 आप काउंट जो है हमारे पास वैलिड नहीं है। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर एक 1 लिख देता हूँ। जैसे मैंने सिंगल कोट के अंदर 1 लिखा, इट स्टॉप्स कंप्लेनिंग, और यूज स्टेट की हमारी जो डाटा टाइप क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई। अब बेसिकली देखा जाए तो ये 1 एक नंबर है, जस्ट एनक्लोज्ड इन सिंगल या डबल कोट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक स्ट्रिंग बन जाता है। अब इससे क्या होगा, चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर काउंट इज़ 1 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखिए, ये कैसा इंक्रीमेंट कर रहा है। ये बेसिकली इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, ये कॉन्कैटिनेट करना इसने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर सम टाइम जब ये डाटा यूज स्टेट के अंदर डाटा डायनामिकली आ रहा होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस किस्म का डाटा इसमें आएगा। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने अपनी स्लाइड्स के अंदर भी मेंशन किया था कि जब आप कोई हुक यूज़ करें, स्पेशली स्टेट हुक,
तो उसको बताएं कि इसमें किस किस्म का डाटा आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई इसमें नंबर आना चाहिए। जैसे ही मैंने ये नंबर लिखा, इस वन ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू द पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर, तो और रिटर्न टाइप इज नंबर। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर हम नंबर के अलावा कुछ भी पास नहीं कर सकते। ये देखिए, हो गया ना। जैसे मैंने नंबर को चेंज किया, हमारा कोड सही हो गया एंड इट्स फंक्शन प्रॉपरली, जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वो हमें रिटर्न हो रही है। सो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट अब समझते हैं। मैं इसमें से ये ख़त्म कर रहा हूँ इसको। ये प्योरली जावास्क्रिप्ट कोड है, इसमें कहीं पर भी हमने टाइप डिफाइन नहीं की हुई ना, ठीक है। कहीं पर भी कोई टाइप नहीं डिफाइन। अब मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी करता हूँ और एक सोर्स के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। इसका नाम रखूँगा app.jsx और इसके अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको क्लोज किया, इसको सेव किया। अब इस ये एक JSX फाइल है, तो इसको मैं main.tsx फाइल के अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली मुझे TSX को JSX में कन्वर्ट करना होगा। सिंपल किया, रन किया प्रोजेक्ट को और हमारा कोड सिंपली अगेन काम कर रहा है। और आप सोचेंगे अरे भाई, अगर ये उस तरीके से भी काम कर रहा है तो मुझे टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। ठहरिए, अभी ठहरिए, मैं आपको एग्जांपल इसको समझाता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। अब JSX में हम आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं वैल्यू दे देता हूँ सिंगल, इसमें डबल कोट के अंदर। डिड यू सी, क्या आपने देखा किसी किस्म का भी एरर वार्निंग आपको नज़र आई हो? कुछ भी नहीं, टाइप स्क्रिप्ट में भी नहीं आया था, क्योंकि ऑटोमेटिकली यूज स्टेट की टाइप जो है वो स्ट्रिंग हो चुकी है और वो यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 कॉन्केटिनेट कर रहा है जैसा टाइप स्क्रिप्ट में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पहली चीज़, हम नंबर इसकी टाइप डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पर इसको एम्प्टी कर देता हूँ और यहाँ पर काउंट +1 की बजाय, सॉरी, मैं इसको यहाँ पर 0 दे देता हूँ, तो इट मीन्स इट शुड वर्क एज एक्सपेक्टेड। लेकिन यहाँ जहाँ पर मैं काउंट +1 कर रहा हूँ, यहाँ पर जो हमें एक्सपेक्टेड डाटा था, जो एक नंबर था, उसकी बजाय यहाँ पर कोई और चीज़ हमें रिटर्न हो जाती है, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर काउंट, जो हमारे पास है काउंट प्लस हेलो वर्ल्ड आ जाता है। कोई एरर मिला आपको? कोई एरर नहीं है। ये हमारे पास स्ट्रिंग है और ये हमारे पास नंबर है, ठीक है। रिफ्रेश किया तो ये देखिए, ये हेलो वर्ल्ड अब कॉन्केटिनेट होना शुरू हो गया। हेलो वर्ल्ड 0 0 वर्ल्ड हेलो हेलो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। और उसकी चूंकि वैल्यू 0 थी तो इसलिए वो 0 यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ रहा। मैं इसको 1 कर देता हूँ, रन करता हूँ इसको। तो देखिए, 1 हेलो वर्ल्ड 1 हेलो वर्ल्ड 1 हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से ये लिखा हुआ आ जाएगा और कोई हमें एरर भी नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन अगर मैं इसी कोड को यहाँ से एज इट इज़ JSX कोड को कॉपी करता हूँ और TSX फाइल में इसको मैं एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ, तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया, हमें एडिटर ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। क्या कंप्लेन की कि जो यूज स्टेट है वो एक नंबर डाटा टाइप है और यहाँ पर काउंट के अंदर हम आर्गूमेंट ऑफ टाइप काउंट नंबर इज नॉट असाइनेबल टू द पैरामीटर ऑफ टाइप सेट स्टेट एक्शन नंबर। सो टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू द टाइप प्राइवेट स्टेट नंबर। तो वही कह रहा है कि हम यहाँ पर इसको, ये जो चीज़ रिटर्न कर रहे हैं, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं विच इज़ नॉट अ वैलिड। तो इसको हम कहते हैं ओके। अब यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। जैसे ही मैंने 1 लिखा, हमारा एरर ख़त्म हो गया और हमारा कोड जो है वो, सॉरी, हम अभी भी हम जो है वो TSX फाइल को लोड नहीं कर रहे। सो ये हमने TSX फाइल को लोड कर लिया और देयर यू गो, हमारा कोड वापस फंक्शनिंग में आ गया, ठीक है। सो ये है पहला स्टेप समझने का कि TSX में और JSX में क्या डिफरेंस है, क्यों हमें टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करनी चाहिए और क्यों हमें जावास्क्रिप्ट को JSX को यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रॉप्स की। सो प्रॉप्स का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और उसको कह देते हैं कि यहाँ पर हम अपने कंपोनेंट्स डिक्लेयर करेंगे, दैट इज़ द स्टैंडर्ड वे। तो इस कंपोनेंट के अंदर हम एक न्यू फाइल बनाते हैं counter.tsx। अब ये जो ये बेसिकली हमारी वो फाइल है जो कि काउंटर का काम करेगी। तो हम यहाँ पर ऐप, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ JSX फाइल को, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए था। सो app.tsx के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ से उठानी है।
सबसे पहले हमें यूज़ स्टेट को यहाँ से कॉपी करना है और उस काउंटर के अंदर टॉप के ऊपर यहाँ पर यूज़ करना है यूज़ स्टेट। अब यहाँ पर 2 कंप्लेंट्स आ रही हैं, वो हम अभी रिज़ॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पर हम एक कॉपी करते हैं इसको और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इसने कंप्लेन करना ख़त्म कर दिया और इसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। अब वापस आते हैं हम app.tsx में और यहाँ पर हमारे पास एक बटन है, ये वाला डिव के साथ यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ब्रैकेट्स के अंदर ले जाते हैं और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला पी वाला टैग हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ओके, सो app.tsx के अंदर से भी इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं इस कोड को और यहाँ पर हम अपने काउंटर को, ये वाली काउंटर वाली फ़ाइल है, इसको ले आते हैं। अब यहाँ पर इस डिव को भी हमें ख़त्म करना होगा, ठीक हो गया। अब ये काउंटर यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पर अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। देखिए एडिटर हमें अब कंप्लेन कर रहा है कि ये चीज़ें अब हमें नहीं चाहिए, इनको अब मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कोड है दैट इज़ वर्किंग फाइन। हमने एक रीयूजेबल कंपोनेंट बना दिया। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल ये वाला एक कंपोनेंट बनाते हैं मैसेज का, न्यू मैसेज डॉट टी एस एक्स और इसको हम एक नेम का पैरामीटर लेंगे इससे और इसके बाद हेलो, इसको h1 में लिख लेते हैं, हेलो नेम। अब देखिए यहाँ पर हमें कंप्लेन कर रहा है जो टाइप स्क्रिप्ट है कि पैरामीटर नेम इम्प्लिसिटली हैज़ एन एनी टाइप। तो मैंने अपने टाइप स्क्रिप्ट के क्रैश कोर्स में बताया था कि कोशिश ये करनी है कि नेम जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करें उसको कोई ना कोई डाटा टाइप बताएं, चाहे कस्टम बना लें, जिसके लिए हमने यूटिलिटी टाइप्स को भी समझा था। कस्टम टाइप बना लें तो इसके लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक यूटिल्स का फोल्डर क्रिएट करते हैं, न्यू फोल्डर यूटिल्स, UTILS यूटिल्स, और इसके अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं डेफिनेशंस डॉट टी एस। अब ये कि ये डेफिनेशंस डॉट टी एस फाइल रखी है और इसके बाद मैं इसको एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। अब यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी की टाइप कौन सी है। अब मैसेज प्रॉप है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मैसेज प्रॉप इज इक्वल टू, सॉरी कॉन्स्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट टाइप करेंगे या इंटरफेस करेंगे या टाइप करेंगे, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर अब हम डिफाइन करेंगे एक नेम और उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इसको ऑप्शनल बनाना चाहें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये हमारे पास एक एक्सपोर्ट टाइप होगी मेंबर मैसेज प्रॉप्स। तो अब कंपोनेंट के अंदर आते हैं, मैं मैसेज के अंदर आता हूँ और यहाँ पर इसको मैं इंपोर्ट इंपोर्ट मैसेज प्रॉप फ्रॉम यूटिल्स डेफिनेशंस, इसको कर लिया और यहाँ पर मैं कॉलन के साथ इसकी टाइप डिफाइन कर देता हूँ कि इसको, ये बेसिकली प्रॉप है तो इसको प्रॉप को हमेशा हम इस तरीके से लिखते हैं ताकि वो एक्सट्रैक्ट हो प्रॉप्स के वेरिएबल में से, और यहाँ पर हम इसको मैसेज प्रॉप्स दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास मैसेज प्रॉप आ गया, सॉरी मैसेज प्रॉप आ गया और इंपोर्ट इसे, ओके, इंपोर्ट टाइप, यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि हम जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं ये एक टाइप है, तो यहाँ पर इंपोर्ट टाइप हम मेंशन करेंगे, वरना वो इसको कंपोनेंट भी समझ सकता है या कोई और चीज़ समझ सकता है। तो इसलिए ये एक और जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप टाइप्स को इंपोर्ट करें तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि अब इसके अंदर कोई भी हम सॉरी कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी टाइप जो है वो टाइप होगी। इसके अलावा आई थिंक हम यहाँ पर भी इसको कर सकते हैं, ये इस तरीके से भी कर सकते हैं जस्ट टू मेक इट मोर जेनेरिक कि ये मैसेज प्रॉप ये एक डाटा टाइप है। अब जैसे ही मैंने ये लिखा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आएगी, मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको ऐप के अंदर कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, इस पी को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बल्कि इस पी को ख़त्म करते हैं
और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैसेज, और ये हमारा कंपोनेंट है। देखिए कोई एरर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन जब हम फ्रंट एंड पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हेलो लिखा हुआ आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास नेम क्यों नहीं आ रहा। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू इमरान कासिम। अब मैंने इसको सेव किया, रन किया, तो देखिए हेलो इमरान कासिम लिखा हुआ आ गया। हमने टाइप सेफ्टी लगा दिया अपने मैसेज वाले TSX फाइल को यूजिंग द प्रॉप्स। अब अगर मैं यहाँ पर, अगर एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटरफेस, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट इंटरफेस MSG प्रॉप, मैं इसको नाम दे रहा हूँ, और इसको इस तरीके से आप लिखते हैं। सो यहाँ पर इसको मैं कह देता हूँ नेम, और स्ट्रिंग है ये मैं इसको दे दिया। अब ये एक इंटरफेस हमने बना दिया विद द नेम MSG प्रॉप। अब अगर मैं इस MSG प्रॉप को app.tsx के अंदर इंपोर्ट, सॉरी नॉट ऐप, message.tsx के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ MSG प्रॉप। सो देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि इसको अभी आपने बट नेवर यूज, तो मैं यहाँ पर MSG प्रॉप कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, तो अगेन हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी कि देखिए मैसेज प्रॉप इज अ टाइप एंड मस्ट बी इम्पोर्टेड यूजिंग अ टाइप ओनली, इम्पोर्ट व्हेन वर्बिट मल्टी सिंटैक्स इज एनेबल्ड। सो ये कह रहा है कि जब आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से डेफिनेशन के अंदर से इस तरीके से इंटरफेस प्रॉप्स, तो इसको तरीका ये होता है कि हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये एक टाइप है, मतलब ये एक टाइप डेफिनेशन है, दिस इज कॉल्ड टाइप डेफिनेशन। सो हमारी प्रॉब्लम फिर सॉल्व हो गई। इसको रीलोड किया, हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली एज इट इज़ रन हो रहा है। ये मैंने एक्चुअली जूम किया हुआ है थोड़ा सा, ताकि आपको विजिबिलिटी सही रहे। तो इस तरीके से हम जब प्रॉप्स को यूज़ करते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि वो टाइप सेफ्टी हो। अब ये तो सिंगल प्रॉप्स है, हम मल्टीपल प्रॉप्स भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक बटन, अब ये मैं कहाँ पे हूँ, मैसेज के अंदर हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं मैसेज पर क्लिक करूँ तो फिर इसकी जगह पर वो मैसेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं एक यूज स्टेट यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्स्ट मैसेज कॉमा सेट मैसेज इज इक्वल टू यूज स्टेट, और ये होगा एक स्ट्रिंग जो कि, सॉरी, और इसके अंदर हम इसको स्टार्ट में एम्प्टी रखेंगे। तो इसके बाद मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख देता हूँ, मैसेज, ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब वो नेम के बारे में कंप्लेन कर रहा है कि इसका यूज़ केस कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बटन लगाता हूँ। अब ये बटन जो है ये कस्टम बटन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, बटन डॉट TSX। अब ये जो बटन है, ये बटन जो है ये एक्सेप्ट करेगा दो पैरामीटर, एक होगा लेबल और दूसरा होगा ऑन क्लिक। और इसकी टाइप जो है वो हमें यहाँ पर बतानी पड़ेगी, और इसको लिखना पड़ेगा बटन प्रॉप। अब ये बटन प्रॉप हम डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन के अंदर, या फिर आप डायरेक्टली इसको इसके अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, इस बटन डॉट TSX के अंदर। मतलब अगर एक आद है तो आप यहाँ पर टाइप बटन प्रॉप लिख लें इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आप पहले लिखें लेबल, LABLE मैंने लिखा है, तो ये एक स्ट्रिंग होगा, और दूसरा ऑन क्लिक होगा, और जो कि रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, जो कि एक वॉइड होगा। अ, ये सेमीकोलन आता है। सो ऑन क्लिक, और ये एक फंक्शन होगा, और ये जो है आप इसको अगर ऑप्शनल रखना चाह रहे हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इसको अगर आप मस्ट रखना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई फंक्शन वो लाजमी परफॉर्म करें, ऑफ कोर्स जो बटन्स होते हैं वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसको बटन, ये वाला नहीं भाई, ये वाला बटन, बटन ऑन क्लिक, और इसके बाद इसमें हम यहाँ पर नहीं नहीं, ऑन क्लिक हमने यूज़ करना है, बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू ऑन क्लिक। तो ऑटोमेटिकली ये कॉल हो गया। फिर हमने यहाँ पर इसको क्लोज किया, और यहाँ पर हमने सिंपली LABLE लेबल को डिस्प्ले करवा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर वो एक कंप्लेन कर रहा है एक चीज़ कि ये हमने दो पैरेलल एलिमेंट्स नहीं क्रिएट कर सकते इन
रिएक्ट। तो इसकी सॉल्यूशन ये है कि हम फ्रैगमेंट को यूज़ करते हैं और फ्रैगमेंट के लिए हम एम्प्टी टैग को यूज़ करते हैं। सो ये एम्प्टी टैग रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर 2 फंक्शंस क्रिएट कर लिए। अब ये हमारा बटन जो है ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हमने टाइप भी डिफाइन कर दी। हमने जब इसको एक्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पर उसकी टाइप भी दे दी और यहाँ पर हमने ऑन क्लिक पर लेबल को डिस्प्ले भी करा दिया। अब यहाँ पर बटन में हम आते हैं और उस बटन को इंपोर्ट करते हैं और सबसे पहले उसकी लेबल। अब ये देखिए मुझे लेबल के स्पेलिंग याद नहीं है तो यहाँ पर उसने मुझे बता दिया कि मैंने लेबल के स्पेलिंग क्या रखे थे। सो अपडेट मैसेज, फिर मैं यहाँ पर ऑन क्लिक का इवेंट लिखता हूँ। सो ऑन क्लिक में हम लिखते हैं सेट मैसेज और सेट मैसेज के अंदर यहाँ पर हम पास कर देते हैं नेम का आर्गुमेंट। अब नेम भी हमने यूज़ कर लिया और इसको हम यहाँ पर बटन को इस तरीके से भी क्लोज कर सकते हैं चूंकि इसके कोई चिल्ड्रन एलिमेंट्स नहीं है। अगेन यहाँ पर सेम एरर, हमें फ्रेगमेंट यूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ पर फ्रेगमेंट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो ऑन क्लिक पे अच्छा यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑन क्लिक टाइप वाइड इज इन टाइप वाइड। अच्छा हाँ, इसमें हमने टाइप तो उधर ही डिफाइन कर ली थी ना, सेंड सेट मैसेज और उसको हमने नेम पास कर दिया। तो ये हमारे अच्छा सेव नहीं किया उसको। यहाँ पर एरर तो नहीं आना चाहिए, द वाइड इज नॉट असाइनेबल टू द टाइप। अच्छा यहाँ पर मैं इसको ऑप्शनल दे देता हूँ अगर तो ऑन क्लिक यहाँ पर चला गया ऑन क्लिक और ऑन क्लिक में यहाँ पर हमारे पास ऑन क्लिक आ गया, ये सही है। इसको यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है कंसोल में। द टू मैनी री रेंडर रिएक्ट लिमिट, अच्छा हाँ ठीक है। ये हमने जो लेबल और ऑन क्लिक फंक्शन दिया ना कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि ऑन क्लिक को हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से यूज़ करना होता है, इसको कॉल बैक फंक्शन के साथ इस तरीके से, ठीक है। अब हुआ ये है कि ऑन क्लिक में ये जो नेम प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग और अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू द पैरामीटर ऑफ टाइप दिस। सो बेसिकली ये जो नेम है, सॉरी ये वाला नेम हमने इसको नहीं देना था, ये वाला हमने इसको मैसेज सेट कर दिया मैसेज को और यहाँ पर मैसेज को डिस्प्ले कर दिया हमने। और इसको अगर वैसे तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि ये जो नेम मैसेज प्रॉप है ये हम यहाँ पर इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने मैसेज प्रॉप को एज अ स्ट्रिंग पास कर दिया। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इसको कॉल बैक फंक्शन के साथ नहीं, नेम वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। सपोज मैं अगर यहाँ पर वो एक्चुअली एक्सेसिबल नहीं है यहाँ पर, तो सेट मैसेज मैंने ये कर दिया। अब अगर मैं ब्राउज़र के अंदर आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, हमारा एरर ख़त्म हो गया। अब मैं अगर ये बटन कहाँ से आ रहा है, ये बटन कहाँ से आ रहा है, वो कह रहा है कि नेम को हमने यूज़ नहीं किया, इज़ डिक्लेयर बट नेवर यूज। खैर एनीवेज मैं अगर इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो हेलो इमरान कासिम तो लिखा हुआ आ गया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये बटन कहाँ पे आ रहा है, बटन को मैंने दो जगह पर यूज़ तो नहीं कर दिया यहाँ पे। ये हाँ ये डिफ बटन है ना, सॉरी। तो इसकी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंगल एलिमेंट है, तो उस फ्रेगमेंट को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हो ये रहा है कि इस मैसेज के अंदर ये जो नेम है इसकी प्रॉपर्टी एक्सेस तो होनी चाहिए, लेकिन वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग और अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप सेट स्टेट एक्शन जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर मैं इसकी स्ट्रिंग वो कह रहा है सेट स्टेट, सॉरी यहाँ पर वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड टाइप बट गॉट वन, एक्सपेक्टेड जीरो टाइप, मतलब यहाँ पर हम इसको नहीं दे सकते। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इसको बताया हुआ है कि इसकी जो टाइप है वो ये है और जो मैसेज प्रॉप की हमारे पास टाइप है वो यहाँ पर ये है नेम और ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली में ये एरर है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिक्स, तो देखिए वो सेट स्टेट एक्शन स्ट्रिंग को ऑटोमेटिकली यूज़ करेगा। देखिए मैं इसको कहता हूँ कि इसको इशू को फिक्स करो। तो फिक्स आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग और अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू द सेट स्टेट एक्शन स्ट्रिंग। अब ये कह रहा है टाइप अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू द टाइप सेट स्टेट, तो ये ऑटोमेटिकली इसको फिक्स करेगा।
ओके, सो ये देखिए उसने कैसे फिक्स किया, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब उसने इसको फिक्स किया कि नेम अगर है हमारे पास तो ठीक है, उसको दे दो, या फिर एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो, या फिर यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं कोई भी। तो ये मैंने उसको बता दिया, अब हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब अगर हम इसको रीलोड करके अपडेट करते हैं तो यहाँ पर इमरान कासिम लिखा हुआ आ रहा है। इसकी रीज़न ये है कि हम इस प्रॉप को पास कर रहे हैं इमरान कासिम, यहाँ पर हम इस नेम को पास कर रहे हैं, और यहाँ पर हम ऐप डॉट टी एस एक्स के थ्रू इसको कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने इसको नेम पास किया। अब मैं अगर नेम पास नहीं करता और इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर ये जो नेम प्रॉपर्टी है ये ऑप्शनल है। तो ये ऑप्शनल जब होगी तो एम्प्टी होगी। तो यहाँ पर इसको या तो हम ये कर सकते हैं, नेम इज़ इक्वल टू डिफ़ॉल्ट, ठीक है? फिर हम यहाँ पर इसको एज़ इट इज़ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल थी, इसमें हमने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, तो इस वजह से इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो नहीं उठा पा रहा था, ठीक है? तो अब हमने जब इसको रीलोड किया तो अब हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखें, अगर आपके पास ऑप्शनल पैरामीटर है तो उसको कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आपने असाइन करनी है। तो ये है वर्किंग विद प्रॉप्स। सो नॉर्मली रिएक्ट के अंदर यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप प्रॉप्स के साथ किस तरीके से काम करते हैं, उनकी डाटा टाइप्स किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, उसको कैसे आप डाटा को फेच करते हैं, तो वो कैसे उसके साथ काम करता है। अब यहाँ पर अगर हमें किसी जगह पर एक लिस्ट डिस्प्ले करनी हो कि ये लिस्ट है जो हमने डिस्प्ले करवानी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपोनेंट है, यूँ समझ लें कि लिस्ट डॉट टी एस एक्स के नाम से है। इसके अंदर हमारे पास कुछ लिस्ट्स हैं जो हमने डिस्प्ले करवानी है। तो मैंने जो चीज़ आपको बताई थी वो ये है कि जब भी आप लिस्ट को डिस्प्ले करवाते हैं तो उसमें हमारे पास एक की एलिमेंट ज़रूर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है कॉन्स्ट यूज़र्स इज़ इक्वल्स टू, यूज़र इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर हम दे देते हैं आईडी इज़ इक्वल टू 1, नेम इज़ इक्वल टू इमरान, एड्रेस ADDRE एड्रेस जेलम। ये मैंने कुछ डाटा इसको दे दिया, और इसी तरीके से मैंने 2 चीज़ें और इसी तरीके से आप ऐड करें, आईडी नंबर 2 है, और अब वो कह रहा है कि कॉन्स्ट यूज़र इज़ असाइन्ड अ वैल्यू बट नेवर यूज़, सो डेफिनिटली अब यहाँ पर हम एक ओएल लगा लेते हैं, या ओएल लगा लें या ईएल लगा लें, यूएल लगा लें, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद उसने कोड खुद ही दे दिया। तो यहाँ पर जब एलआई को हम कॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर उसको एक पैरामीटर पास करना होगा की का, की कीवर्ड ये लाजमी एट्रीब्यूट है। उसके बाद उसकी जो भी डिफ़ॉल्ट आईडी होगी, या जो भी नंबर वगैरह, अगर यहाँ पर हम यूज़र कॉमा इंडेक्स कर देते हैं तो यहाँ पर हम इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो ये है इसका तरीका कि जब आप लिस्ट को रेंडर करते हैं तो इस तरीके से रेंडर करते हैं। अब इस लिस्ट को भी हम ऐप डॉट टी एस एक्स में यहाँ पर लिस्ट, ये आ गए हमारे पास लिस्ट। तो इसको सेव करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों यूज़र्स आ रहे हैं। अगर आप और यूज़र इसमें ऐड करते जाएंगे तो वो भी डिस्प्ले होते जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं एक यूज़र और ऐड कर देता हूँ, अगर वो खुद ही मुझे दे दे, नहीं दिया उसने, ID 3, नेम अदनान, एड्रेस आप कराची का लो, ठीक है, कराची। जैसे मैंने ये किया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास इमरान, अली और अदनान तीनों यहाँ पर रेंडर हो गए हैं। सो जब हम लिस्ट को रेंडर करते हैं तो हमें उस तरीके से करना पड़ता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं इनमें अगर मैं यहाँ पर एड्रेस के साथ साथ सपोज आईडी जो 2 है, इसको मैं असाइन कर देता हूँ सैलरी 3000। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ रहा है कि एक्सपेक्टेड, सॉरी, ये तो ये वाले, तो हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है एरर चेक करने का कि हमें जो वैल्यूज़ आ रही है वो उनकी कौन कौन सी फील्ड हैं जो हमें चाहिए और कौन कौन सी फील्ड हैं जो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आप देखें कि आईडी नेम एड्रेस के साथ एक जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें सैलरी भी है। लेकिन अब यहाँ पर हम डिस्प्ले करें तो अगर मैं यहाँ पर सैलरी को डिस्प्ले करवाता हूँ अपने लिस्ट डॉट टी एस एक्स के अंदर यहीं पर, एंड
अब यहाँ पर यूज़र डॉट सैलरी डिस्प्ले करवा दी मैंने, ठीक है। अब देखिए, एक के साथ तो सैलरी आ रही है, लेकिन बाकियों के साथ सैलरी नहीं आ रही। तो ये एक एम्बिग्विटी है, ये एक प्रॉब्लम है जब हम लिस्टिंग यूज़ करते हैं। तो इसकी जो बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप इसकी टाइप डिफ़ाइन करें। यहाँ पर मैं इधर ही टाइप डिफ़ाइन कर लेता हूँ, यूज़र टाइप इज़ इक्वल्स टू, ये हो गया। और इसमें मैं इसको नंबर ये वाली दे देता हूँ, ये वाली यूज़र टाइप। अब इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पर यूज़र टाइप। अब चूंकि इसके आगे ये एरे है तो इसको मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ये टाइप डिफाइन की, अब इस टाइप को आप यहाँ से कट करके यहाँ पर डेफिनेशंस के अंदर पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर एक्सपोर्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे टाइप, क्या नाम, यूज़र टाइप फ्रॉम डेफिनेशंस। तो जैसे ही मैंने ये इसको असाइन किया तो ऑटोमेटिकली उसने बता दिया कि सैलरी जो है वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर हम सैलरी को देना चाहें पार्ट, तो हमें दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि डेफिनेशन के अंदर यहाँ पर हम एज एन ऑप्शनल आर्गूमेंट सैलरी दे दें, क्वेश्चन मार्क और नंबर ये बता दें, तो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वो फिर इनके साथ जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो डिस्प्ले नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम यूज़र सैलरी यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर नो सैलरी डिस्प्ले कर दो। अब मैंने वहाँ पर नंबर बताया, लेकिन यहाँ पर मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो देयर इज़ नो इशू, क्योंकि ये एक कांस्टेंट स्ट्रिंग है और इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है इस ऑब्जेक्ट से। तो इसलिए जिनकी तो सैलरी है उनकी सैलरी आ जाएगी, जिनकी सैलरी नहीं है उनकी सैलरी डिस्प्ले नहीं होगी। सो इस तरीके से हम जो है वो डाटा टाइप्स की मदद से, टाइप कास्टिंग की मदद से यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसकी एक और मैंने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एग्जांपल दी थी यूनियन और इंटरसेक्शन की। तो अगर आपके पास यूज़र टाइप है और एक एम्प्लॉय टाइप है और किसी जगह पर आप यूज़र टाइप यूज़ करना चाह रहे हैं, किसी जगह पर एम्प्लॉय टाइप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेशन के अंदर आप यहाँ पर एक्सपोर्ट टाइप एम्प्लॉय टाइप करेंगे और इसके बाद इसकी जो भी वैल्यूज़ आपने देनी है, फॉर एग्जांपल सैलरी नंबर, और उसके बाद यहाँ से सैलरी नंबर को ख़त्म कर दें और यहाँ पर एक टाइप है तो एंड साइन यूज़र टाइप डिफाइन कर दें। अब यहाँ पर हमारे पास अगेन वो एरर आना शुरू हो गया। तो हमें पता है कि ये जो लिस्ट है ये एम्प्लॉयज़ की है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एम्प्लॉय टाइप, ये वाला। तो उसने टाइप एम्प्लॉय को यहाँ से इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर इंपोर्ट टाइप के साथ ही हमारे पास एम्प्लॉय टाइप, और यहाँ पर वो क्या कह रहा है अब, आईडी नंबर नेम स्ट्रिंग। अच्छा हाँ, तो इसमें ना हमने एक और मिस्टेक किया कि ये एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको मस्ट कर दिया था तो इसलिए वो एरर दे रहा था। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि ना ही इसके अंदर मैं सैलरी दे रहा था ना ही इस ऑब्जेक्ट के अंदर। सो हमें यहाँ पर एम्प्लॉय को जब हमने डिफाइन किया और यहाँ पर एम्प्लॉय टाइप है, तो या तो हमें यहाँ पर सैलरी सबकी देनी पड़ेगी, ठीक है, और इस तरीके से, और यहाँ से फिर हम ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है इसमें से मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ आर्गूमेंट को। तो देखिए हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर रिजॉल्व होगी। अब हमारे पास चूँकि ये एम्प्लॉय टाइप है और अगर हम यहाँ पर सॉरी, इसको हम यूज़र्स के बजाय एम्प्लॉयज़ कर देते हैं और यहाँ पर भी हमें अब एम्प्लॉयज़ यूज़ करना होगा और यहाँ पर एम्प्लॉय ईएमपी यूज़ करेंगे और यहाँ पर भी फिर ईएमपी यूज़ करेंगे फॉर द टाइप सेफ्टी, ईएमपी। सो इस तरीके से हमने इसको यूज़ किया। अब अगर मैं यहाँ पर कॉन्स्ट यूज़र कॉलन यूज़र टाइप यूज़ करता हूँ, उसमें भी हम एरे दे देते हैं और इसमें हम ये एरे दे दिया, अगेन वही सेम वैल्यूज़ आ गई। अब इसमें जो चीज़ है, सॉरी यूज़र्स, इसमें जो चीज़ है वो ये है कि अब इसमें हमें सैलरी मेंशन नहीं करनी। अगर हम सैलरी मेंशन करेंगे तो हमें एरर देखने को मिलेगा। अब यही चीज़ अगर हम उसमें करते जावास्क्रिप्ट के अंदर तो कोई एरर नहीं था आना। अगर हम सैलरी ऐड कर भी देते यूज़र टाइप के अंदर, मतलब उसकी टाइप डेफिनेशन के बगैर, तो उसने उस पे हमें कोई भी एरर नहीं देना था।
सो दीज आर द ओनली इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आप यूज़ करते हैं जब आप टाइप स्क्रिप्ट को रिएक्ट के साथ यूज़ करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप जो है वो टाइप कास्टिंग कर देते हैं हर अपने वेरिएबल को, हर अपनी हुक को, उसको आप प्रॉपरली उसकी रिटर्न टाइप डिफाइन करें कि उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। जैसे ये बटन है, इसकी रिटर्न टाइप क्या हो सकती है? यहाँ पर अगर मैं देता हूँ कि इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर वो हमें एरर देना शुरू कर देगा। टाइप एलिमेंट इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप, क्योंकि ये एक एचटीएमएल एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एचटीएमएल एलिमेंट लिख देता हूँ, सॉरी, एचटीएमएल एलिमेंट, तो वो क्या कह रहा है कि रिटर्न टाइप द रिएक्ट एलिमेंट ऑफ एनी इज मिसिंग द फॉलोइंग। सो ये हम इसको कहते हैं रिएक्ट डॉट एच टी एम एल एलिमेंट, एलिमेंट टाइप रिएक्ट डॉट, और आई थिंक आर एफ सी है, आर एफ सी एलिमेंट है मेरे ख्याल में, रिएक्ट डॉट आर एफ सी डॉट, नहीं आई थिंक इसमें हमें फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू प्रॉपर स्ट्रिंग। सो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि जो रिटर्न टाइप है वो एलिमेंट है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं JSX, लेकिन फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इस JSX को यहाँ पर। सो ये देखिए, इंपोर्ट रिएक्ट, इंपोर्ट JSX फ्रॉम रिएक्ट। तो यहाँ पर अब हम उसको बता सकते हैं कि इसकी जो रिटर्न टाइप है वो एक JSX होगी। अगर हम फिर इसको रिटर्न को स्ट्रिंग करेंगे, अगर यहाँ पर मैं रिटर्न अगर हेलो करता हूँ स्ट्रिंग, तो ये हमें इस पे एरर देगा। देखिए, अब उसने कहा कि जी रिटर्न स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप एलिमेंट। तो इस तरीके से हमें जब भी कंपोनेंट बनाएं तो उसकी रिटर्न टाइप भी बताएं हम कि उसकी एक JSX एलिमेंट रिटर्न टाइप होगी। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। सो लिस्ट में अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यूजर्स इज़ डिक्लेयर, बट हाँ ये डेफिनेटली हमने इसको भी यूज़ नहीं किया। हम इसी को डुप्लीकेट करके यूज़ कर सकते हैं। अगेन हमें फिर यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा, और फिर इसके बाद इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे एक दफ़ा फिर। अब यहाँ पर एक चीज़ परफॉर्म हुई है, डुप्लीकेशन। ठीक है, अब यूज़र्स, और यहाँ पर, अच्छा ये कैपिटल यू मैंने क्यों रखा है? ठीक है, यूज़र्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसमें हमारे पास सैलरी ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं और इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। तो डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये एक हमारे पास एक डुप्लीकेशन बन गया। अगर हम इसका एक कंपोनेंट बना लें, उस कंपोनेंट को कोई भी जेनेरिक सा नाम दे दें, जैसे अगर हम यहाँ पे एक लिस्ट यूज़र्स के नाम से बना लें, और इस लिस्ट के अंदर हम सिंपली उनको दो दफ़ा कॉल कर लें लिस्ट यूज़र, और उसको वेरिएबल पास कर दें, और वो ऑटोमेटिकली उसको यूज़ करके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और उसको कहता हूँ लिस्ट डाटा डॉट TSX, सिंपली RFACE किया, ये हमारे पास लिस्ट डाटा आ गया। अब ये हमारे पास क्या चीज़ एक्सेप्ट करेगा, इसमें हमें ये एक यूज़र टाइप कुछ भी हो सकती है, चाहे वो एम्प्लॉई होगा, चाहे वो यूज़र टाइप होगा। तो नॉर्मली हमने यहाँ पर इसको अगर ऑप्शनल रखते हैं, तो फिर वो अब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि जब हमने लिस्ट टाइप डिफाइन किया है, किधर गया लिस्ट डाटा, तो इसको जब हम पास करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर पास करनी है लिस्ट, जो भी हमने लिस्ट डिस्प्ले करनी है, तो यहाँ पर हम इसका लूप चलाएंगे। सपोज यूएल यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कहते हैं लिस्ट डॉट मैप आप आइटम, और इसके बाद उसकी जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक जो एलिमेंट है उसके अंदर सैलरी मौजूद है, और दूसरा जो एलिमेंट है उसके अंदर सैलरी मौजूद नहीं है। मतलब यूज़र्स के अंदर सैलरी मौजूद नहीं है, और एम्प्लॉयज़ के अंदर सैलरी मौजूद है। सो इट मीन्स ये डुप्लीकेशन नहीं है, ये मतलब ये जो कंपोनेंट्स हैं दो डिफरेंट जो हम रेंडर कर रहे हैं, ये डुप्लीकेशन नहीं है।
हम यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं कि ये तो डाटा वो है जो जा रहा है उसको, और एक और हम डाटा पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम डेफिनेशन में आते हैं और यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं एक्सपोर्ट टाइप, और इसको कहते हैं एम्प्लॉय लिस्ट डाटा इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर हम इस दोनों को, इन दोनों को, इसको भी यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और इसको यहाँ पर ऑप्शनल कर देते हैं। हमने टाइप एक और डिफाइन कर दी, एक और टाइप यहाँ पर हमने डिफाइन कर दी जो कि है लिस्ट डाटा। अब इसके अंदर आईडी, नंबर, एड्रेस और सैलरी ऑप्शनल आ सकती है, आ जाएगी तो डिस्प्ले करा देंगे, नहीं आएगी तो नहीं डिस्प्ले कराएंगे। सो इस तरीके से हम यहाँ पर इस लिस्ट को, मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट टाइप लिस्ट डाटा फ्रॉम डेफिनेशन, और यहाँ पर मैं इसको लिस्ट डाटा जो है वो पास कर देता हूँ। तो अब वो ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट ऑन, ओके। अब मसला ये है कि ये भी जो लिस्ट डाटा है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट है। सो इसको फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पर इसको एज एन ऑब्जेक्ट लेना होगा। मतलब यहाँ पर इसको इस तरीके से हम लेंगे और ये बताएंगे कि ये प्रॉप्स के अंदर हमारे पास लिस्ट डाटा है, कुछ इस तरीके से हम बताएंगे इसको। सो लिस्ट, ओ सॉरी, लिस्ट इस तरीके से लिखेंगे कि लिस्ट को जो है हम असाइन कर रहे हैं प्रॉप्स डाटा, जो कि एक एरे ऑफ डाटा होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको ये चीज़ बता दी। अब इस लिस्ट के अंदर हमारे पास चूंकि हमने लिस्ट डाटा दिया है, तो आइटम, अब यहाँ पर हमारे पास लिस्ट डॉट मैप आइटम आ रहा है, तो वो कह रहा है कि आइटम इज़ नॉट असाइनेबल टू रिएक्ट नोड। यहाँ, अच्छा, यहाँ पर आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक की है क्योंकि ये एरर सारे आ रहे हैं। ये एक्चुअली चैट जीपीटी ने कोड दिया ना, तो ये तो रिजॉल्व हो गया। और उसके बाद आइटम, अगर आइटम के अंदर वैल्यू है, वरना एम्प्टी स्ट्रिंग वहाँ पर डिस्प्ले कर दो। यही है आइटम, इसको इंडेक्स एल आई की इंटू आइटम के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, लिस्ट डाटा आ रहा है हमारे पास। और लिस्ट डाटा में हमारे पास डेफिनेटली एक लिस्ट आइटम्स आ रहे हैं, और ये आ रहे हैं हमारे यहाँ से डेफिनेशन से। ये इसमें एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, चलिए देख लेते हैं कि क्यों एरर है। हम यहाँ पर इसको फिक्स करते हैं। तो फिक्स टाइप लिस्ट डाटा इज नॉट असाइनेबल टू टाइप रिएक्ट नोड, सो यूज्ड वन रेफरेंस, ऑटोमेटिकली ये इसको फिक्स करके हमें दे देगा। इट इज़ वर्किंग, सो जनरेटिंग, ये देखिए, एक्सेप्ट। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई इसलिए कह रहा है कि ये जो आइटम है ना, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल डाटा आ रहा है, आइटम डॉट भी आ रहा है, मतलब ये एक लिस्ट यहाँ पर जो हमारे पास लिस्ट है वो एक ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से हम नहीं इसको दे सकते, हम इसको डाटा टाइप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, और इसके बाद आइटम डॉट, हाँ, आइटम डॉट उसका जो भी वैल्यू है वो हम डिस्प्ले करवाएंगे। ये हमारी मिस्टेक थी। इसको यहाँ से जेसन स्ट्रिंगिफाई को ख़त्म करते हैं। सो यहाँ पर हम देखेंगे आइटम डॉट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट पास करेगा ना, तो यहाँ पर हम उसकी जो भी नेम वगैरह डिस्प्ले करवाना चाहें वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो सैलरी अगर उसकी है सैलरी, तो हम सैलरी भी डिस्प्ले करवाएंगे। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सैलरी है, तो वो सैलरी डिस्प्ले करवाए। तो डैश आइटम डॉट सैलरी, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर नो सैलरी को डिस्प्ले करवा देते हैं कि उसकी कोई सैलरी नहीं है। ठीक है। सो इस तरीके से हम जो एक ऐसा कंपोनेंट बना लिया है जो कि हमारी इस प्रॉब्लम लिस्ट वाली को सॉल्व कर देगा। तो इसको कॉल किस तरीके से करना है हमने, हम यहाँ पर मैप के थ्रू हम इसको एरेज दे रहे हैं। हाँ ठीक है।
तो यहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे लिस्ट डाटा, और इसको हम लिस्ट इज इक्वल टू यहाँ पर पास कर देंगे यूजर्स, और सॉरी, फिर अगेन हम लिस्ट डाटा लिस्ट इज इक्वल टू इम्प्लाई करके हम इसको डिस्प्ले करा देंगे। तो देखिए हमारा जो रिजल्ट है वो सेम है और हमारा कोड मच मोर क्लीनर हो गया। तो हमने लिस्ट डाटा को इस तरीके से यूजर्स भी पास कर दिए और एम्प्लॉयज़ भी पास कर दिए। हम चाहें तो एम्प्टी सैलरी एम्प्टी भी डिस्प्ले करवा सकते हैं डाटा को, जो नो सैलरी की जगह पे। तो इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से लेके चलते हैं। सो इस तरीके से हम जो है वो टाइप स्क्रिप्ट को और अपनी जो डेफिनेशंस वगैरह है वो डिफाइन करके इसको टाइप सेफ कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन रिएक्ट कि अगर आप टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करें और साथ ही साथ आपके पास एआई एजेंट भी मौजूद है जो कि आपकी सर्टेन लोकेशंस पे हेल्प भी करेगा। जैसे मैं यहाँ पर इसको पूरा मतलब एरे पास कर रहा हूँ, सिंगल ऑब्जेक्ट पास नहीं कर रहा, तो इसलिए वो उस पर एरर हमें दे रहा था। ओके, तो ये थी बेसिकली तमाम की तमाम एक्सप्लेनेशन जो हमने स्लाइड्स के थ्रू डिस्कस की। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट का फाउंडेशन कोर्स, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम डाटा की टाइप्स डिफाइन करते हैं और कैसे वो टाइप्स जो हैं वो हमारी हेल्प करती हैं। तो इसके अलावा इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब हम क्लास कंपोनेंट्स को तो यूज़ ही नहीं करते। रिएक्ट के अंदर हम मोस्टली फंक्शनल कंपोनेंट्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि हमें यूआई इंटरफेसेस बनाने होते हैं तो हम कंपोनेंट बेस बना सकते हैं। इसलिए ऊप के कॉन्सेप्ट की, जो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ऊप का कॉन्सेप्ट है, उसको रिएक्ट के अंदर अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसके लिए एक अलग से मतलब करना ज़रूरी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। जब हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो देन वी ओनली नीड द फंक्शनल पार्ट ऑफ टाइप स्क्रिप्ट। वो चीज़, वही चीज़ मैंने टाइप स्क्रिप्ट के क्रैश कोर्स में भी आपको एक्सप्लेन की थी कि किस किस तरीके से हम जो है अपने डाटा को टाइप सेव कर सकते हैं। और डिज़ाइन टाइम पर ही जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो हम एरर को देख सकते हैं, रादर देन जब हम उसको रन करें तो हमें पता चले ये नैन क्यों आ रहा है, यहाँ पर नॉट अ नंबर क्यों आ रहा है, या यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो वो आती है जब हम JSX को यूज़ करते हैं। तो होपफुली आफ्टर वॉचिंग दिस क्रैश कोर्स आप कॉन्फिडेंटली अपना जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, जो टाइप रिएक्ट का प्रोजेक्ट होगा, उसको टाइप स्क्रिप्ट के साथ यूज़ करना प्रेफर करेंगे। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस क्रैश कोर्स को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है ये आपको पसंद आई होगी और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। चैनल पर नए होने की सूरत में इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।